हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। साथियों, आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। साथियों, आज से जो हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं वो दरअसल है क्या, उसके बारे में पहले हम लोग संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यदि आप 2 बार से या फिर आप 3 बार से या फिर आप 4 बार से या फिर आप पहली बार नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। रेलेवेंट कहने का अर्थ है ऐसे टॉपिक जो हर साल परीक्षा में उससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप देखोगे, असहयोग आंदोलन से हमेशा सवाल पूछा जाता है। मॉडर्न इंडिया की बात की जाए तो गांधी से हमेशा सवाल पूछा जाता है, अम्बेडकर से हमेशा पूछा जाता है। उसी तरीके से यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल हमेशा पूछा जाता है, चाहे वह किसी भी साल का पेपर हो। आप उठा करके देखेंगे उस टॉपिक से हमेशा आपसे सवाल पूछा गया है। इसलिए आज हम लोग यह चर्चा करेंगे कि पेपर 1 में वह कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ करके हमें जाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि कम मेहनत में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। इस वीडियो में केवल यह जानेंगे कि यह टॉपिक जो है ज़्यादा रेलेवेंट है, इसको पढ़ करके जाना चाहिए। और अगले लेक्चर से हम लोग उन तमाम टॉपिक्स पे एक एक करके लेक्चर शुरू करेंगे, उस पर बात करेंगे विस्तार में, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। आपको पता होगा कि 2 मई से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और आज 4 अप्रैल हो चुका है। यानी आप देखोगे तो बहुत कम दिन है, इधर 27 दिन आपके पास बचे हुए हैं और इधर मेरे ख्याल से अप्रैल 30 का होता होगा मेरे ख्याल से, और इधर एक दिन, तो मान करके चलो कि 28 दिन आपके पास बचा हुआ है और 28 दिन के अंदर आपको पूरा पेपर 1 कवर करना है। और मैं आप सभी को हमेशा कहता हूं कि यदि आपको जेआरएफ करना है तो पेपर 1 पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 एक ऐसा पेपर है जिसमें आप कम मेहनत में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। यह स्कोरिंग पेपर है। और जब मैंने भी जेआरएफ किया था तो पेपर 1 की बदौलत ही हुआ था, क्योंकि सब्जेक्ट में तो ऑलमोस्ट सभी लोग मेहनत कर रहे होते हैं। पेपर 1 सबके लिए नया होता है। पेपर 1 में आप ज़्यादा बेहतर करते हो तो आपका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसलिए पेपर 1 में आप कोशिश करना कि मिनिमम 30 प्लस तो रहे ही, और यदि 35 प्लस जा रहे हो तो आप समझ लो कि रिजल्ट 100% होना तय है और वह जेआरएफ होने वाला है। ठीक है, नेट नहीं, जेआरएफ होगा। ठीक, और हम लोग पढ़ते भी हैं जेआरएफ के लिए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगा वह मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और उसके साथ साथ चूँकि 2 विषय में, हिस्ट्री में और इंडियन कल्चर में, मैंने खुद यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा अपने अनुभव के आधार पे बताऊंगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप हमारे साथ एक एक करके चीज़ों को लिखते चलना। सबसे पहले यह बात करते हैं कि पेपर 1 में हमारे पास टोटल यूनिट जो होता है वह 10 यूनिट होता है। ठीक, और 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट से, ऐसा यूजीसी नेट ने कहा है कि हम 5 सवाल पूछेंगे, यानी टोटल 50 सवाल। ठीक, तो मिनिमम सवाल की संख्या जो है एक यूनिट से वह 5 सवाल है। ठीक, हमें यह पढ़ करके जाना है कि एक यूनिट में से वह 5 टॉपिक कौन सा है जिससे हमेशा सवाल पूछा जाता है। एक आध टॉपिक मिस कर सकता है, हो सकता है एक टॉपिक से उस पीरियड में नहीं पूछा गया हो, उस पीरियड में कह रहा हूँ, उस फेज में। जैसे कि मान लो अब तो कई सारा शेड्यूल होता है ना, दिन भर में 2 बार एग्जाम होता है। तो मान लीजिए आपके वाले फेज में नहीं आया, वो पहले वाले फेज में आ गया, पहले वाले शिफ्ट में आ गया। ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन आप होपलेस मत होना, आप पढ़ करके जाओगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप बेहतर करोगे। तो चलिए फिर टॉपिक की बात करते हैं। आपको पता होगा 10 यूनिट कौन कौन से हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपको सीधा यूनिट वाइज बताता हूं कि आपको यह टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक, मैं पहले बात कर लेता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए जिससे सवाल हमेशा पूछा जाता है। एक टॉपिक जो है साथियों
वह है लेवल का सवाल। ठीक है, टीचिंग लेवल, जिसमें 3 प्रकार के लेवल होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, मेमोरी लेवल होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। मेमोरी लेवल पहले होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बीच में होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल लास्ट में होता है। इसके फाउंडर कौन कौन रहे हैं? जैसे हंट हैं, हर्बर्ट हैं, ये सभी लोग, मॉरिसन है, इसके फाउंडर रहे हैं। तो इससे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, मान करके चलो यह तय है, पक्का एक सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल इससे आप लिख सकते हो, इसका जो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है और हम लोग पढ़ते क्यों हैं, पढ़ाते क्यों हैं और पढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, इसको आप लिख लेना। हालांकि इससे सवाल पूछा नहीं भी जाता है, यह बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक, तीसरे नंबर पे बात करते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग है, जिससे हमेशा सवाल पूछा जाता है। मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या होता है? पढ़ाने के दौरान हम लोग किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, शिक्षण के लिए हम लोग कौन कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, वह दरअसल मैक्सिम ऑफ टीचिंग के अंतर्गत पढ़ना होता है। चौथे नंबर पे ध्यान रखना लर्नर के बारे में। लर्निंग क्या होता है, लर्नर के कौन कौन से लक्षण हैं, न्यू लर्नर के क्या क्या से लक्षण होते हैं, पुराने लर्नर हैं उनका क्या क्या लक्षण होता है, इन सारे चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। पांचवें नंबर पे बात करें, एक टॉपिक इसमें बहुत रेलेवेंट है जिससे एक सवाल पक्का है, वह है इवैल्यूएशन। जब हम लोग पढ़ा लेते हैं और लास्ट में जब हम लोग जांच करते हैं बच्चों का, तो कई लोगों का ओरल टेस्ट होता है, कई लोगों का रिटन टेस्ट होता है, कई लोगों का एसे टाइप टेस्ट होता है। तो हम लोग किस क्लास के बच्चों को किस प्रकार से इवैल्यूएशन करते हैं और इवैल्यूएशन कितने प्रकार का होता है, इससे सवाल पूछा जाता है। केबीएस मैदान जब आप किताब खोलोगे तो लास्ट में मिलेगा आपको। माइक्रो टीचिंग एक बार देख लेना, बहुत ही फेमस है। माइक्रो टीचिंग से सवाल पूछा गया है। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग शिक्षक के लिए है। जब आप पढ़ाने से पहले आप 10 बच्चों को बैठा करके अपना तैयारी करते हैं, उसको पढ़ा करके देखते हैं टेस्ट करके, वही माइक्रो टीचिंग कहलाता है। इससे सवाल पूछा जाता है। और आजकल जो रेलेवेंट हो गया एक सवाल, चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन में क्या अंतर है, इसमें आप थोड़ा सा मुक को पढ़ लीजिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कई बार तो ऐसा हुआ कि इसका सीधा से सीधा फुल फॉर्म पूछ दिया कि बताओ मुक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक, इससे यह दरअसल टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक्स थे, यह बहुत रेलेवेंट है, इससे हमेशा सवाल पूछा जाता है। इसमें यदि आप और देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, जो एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है और एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है, इन दोनों को देख लीजिएगा। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो होता है हायर एजुकेशन में होता है, और टीचर सेंटर्ड अप्रोच स्कूल एजुकेशन में, उसके साथ साथ कॉलेज में जाते हैं तब भी यही चीज़ काम कर रहा होता है। तो यह सारे टॉपिक जो थे बहुत रेलेवेंट थे टीचिंग एप्टीट्यूड से। 4-5 टॉपिक हैं, आप इसको देख लीजिएगा और हम लोग इस पे चर्चा भी करेंगे, इसलिए आप घबराइए नहीं। हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने चैनल पे पढ़ाया है 10 लेक्चर में, आप पढ़ना चाहते हो तो आप वहां से विस्तार में पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं दूसरे जो टॉपिक हैं, उससे रेलेवेंसी के बारे में बात करते हैं कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, आप सिलेबस निकालेंगे तो हमारे पास चल करके आएगा, वह है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 से 6 सवाल, 5 से 6 सवाल इससे फिक्स होते हैं। पहला सवाल होता है टाइप ऑफ रिसर्च से, यह तय मानो। ठीक, एक सवाल इससे पूछा जाता है, इसलिए टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लेना। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, इसमें एक सवाल पूछा जाता है एक्शन रिसर्च से। एक्शन रिसर्च को आप जरूर पढ़ लेना, एक्शन रिसर्च से हमेशा सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको देख लेना। और एक पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या फिर यूँ कहे कि आप ऑर्डर वाइज सजाने के लिए, जैसे आप रिसर्च करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डेटा कलेक्शन कब करते हैं, कंक्लूजन कब निकालते हैं, या एक ऑर्डर पूछा जाता है जिसको आप ध्यान से देख लेना, एकदम हमेशा और बहुत ईजी पूछा जाता है, बहुत ईजी। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हो, उसी को बोलते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च, उसी को बोलते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च किस किस स्टेप में किया जाता है। ठीक है, 3 सवाल यहाँ से हो गए। और चौथे नंबर पे इसमें बात करें तो आप पढ़ सकते हो आईसीटी का, आजकल चूंकि जमाना आ गया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो आईसीटी का रिसर्च के फील्ड में क्या यूज है, इससे एक सवाल पूछा जाता है। और एक सवाल पूछा जाता है जैसे सिंपोजियम क्या होता है, या फिर कॉन्फ्रेंस क्या होता है, संगोष्ठी क्या होता है, सम्मेलन क्या होता है, इस तरीके से वर्कशॉप क्या होता है, इन तमाम सारी चीज़ों से एक सवाल पूछा जाता है। इसमें से और आपको देखना होगा तो आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को आप देख लेना, उससे भी सवाल पूछा जाता है। बाकी इसमें और किसी भी यूनिट से सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इतना ही जानने की आपको आवश्यकता है, यह ज़्यादा रेलेवेंट है।
तीसरे नंबर पे बात करते हैं, और तीसरे यूनिट में यदि बात करें तो तीसरे में कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ सकते हो, कौन कौन सा चीज़। चूंकि तीसरा तो कॉम्प्रिहेंशन है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले सवालों को पढ़िएगा कॉम्प्रिहेंशन में, एक बार एकदम पूरे सवाल को पढ़ लिए, 5 का 5 सवाल। 5 सवाल में से 3 सवाल जो होते हैं ना, 2 सवाल उसका आंसर पैसेज में छुपा हुआ होता है, और 3 सवाल के लिए आपको दिमाग लगाना है, ठीक। तो वो 2 सवाल तो एटलीस्ट आपसे बनना ही चाहिए। यदि 2 सवाल बन रहा है तो आप एवरेज स्टूडेंट हैं, 3 सवाल बन रहा है तो आप ठीक है, टैलेंटेड हैं, लेकिन 4-5 बना रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो आप अखबार वगैरह डेली पढ़ते हैं, संपादकीय वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि आप बना लेंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक वीडियो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, समझने के लिए, है ना। कोई ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ तुक्का उक्का बताने नहीं जा रहा हूँ। और अगले टॉपिक की बात करें, यदि अगला टॉपिक कोई रेलेवेंट है पढ़ने में, तो आप कम्युनिकेशन को पढ़ सकते हो। और कम्युनिकेशन में एक सवाल लिख लेना, पूछा जाता है कम्युनिकेशन जो शब्द है वो किससे निकला है, तो कम्युनिस्ट शब्द से निकला है, कई जगह पे ये मिलता है, या फिर कम्युनिकेयर जिसका अर्थ होता है कॉमन, ठीक है, इससे निकला। लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, क्या है, इससे सवाल पूछा जाता है। एक सवाल इसमें पूछा जाता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से, इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, ट्रांसपर्सनल है, मास कम्युनिकेशन है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन, यह पूछा जाता है। तो यदि आपने कम्युनिकेशन के लेक्चर को देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। और आप नहीं देखना चाहते हो तो ऐसे भी अगले लेक्चर से हम लोग क्रैश कोर्स टाइप से बात करेंगे इस टॉपिक पे, तो आप घबराएं नहीं, आप पेशेंस रखें। और इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, एक टॉपिक लिख लो, वह क्लासरूम कम्युनिकेशन से। क्लासरूम कम्युनिकेशन से एक सवाल फिक्स होता है, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। एक सवाल बैरियर से होता है, बैरियर कई प्रकार का होता है, सुनने में भी दिक्कत आ रहा है वो भी बैरियर होता है, बहुत तरह का बैरियर होता है, मैंने पढ़ाया विस्तार में, फिर भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसको। एक सवाल बैरियर से फिक्स होता है। और एक सवाल आपसे पूछा जाता है आईसीटी और कम्युनिकेशन को मिला करके, और फिर या फिर इससे आपसे पूछ लिया जाएगा अखबार से रिलेटेड कि इस अखबार का संपादन पहली बार किसने किया था, या फिर यह अखबार किसका रहा है, या फिर डीएवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे सवाल पूछा जाता है। इस तरीके से आप कम्युनिकेशन चैप्टर को डील कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे बात करें जिसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है, उसमें आप लिख लीजिएगा मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगा, प्रीवियस ईयर को सोल्व करूंगा। तो ब्लड रिलेशन से एक सवाल रहता है, एक सवाल ABCD इस तरीके से ऑर्डर में सजाना रहता है, एक सवाल आपसे पूछा जाता है नंबर सीरीज से, ठीक है, नंबर सीरीज, इसी में लेटर सीरीज भी आप कह सकते हैं, इससे एक सवाल रहता है। उसके बाद 1-2 सवाल जो रहता है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस से रहता है, मैथ आप कह सकते हो, और एक सवाल मिसलेनियस टाइप से होता है, ठीक। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है इसको भी, लेकिन प्रीवियस ईयर को जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मैं आपको बता दूंगा कि आप उसको कैसे कर सकते हो। अगला टॉपिक आपको कवर करना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग में, और वो लॉजिकल रीजनिंग में आपको 2 चीज़ तो पक्का करना चाहिए, इंडक्शन मेथड, इंडक्टिव और डिडक्टिव, यह 2 सवाल एकदम फिक्स है, यह मान करके चलो। लॉजिकल रीजनिंग से 5 सवाल आते हैं, आप कितना भी मेहनत कर लो 5 में से 5 यहाँ से नहीं बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है, मतलब टफ नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा जिगजैग टाइप का रहता है, तो इसको आप छोड़ देना, है ना। लेकिन इसमें से इंडक्टिव को पढ़ लेना और डिडक्टिव को पढ़ लेना, कम समय में आप ज़्यादा गेन कर सकते हो। यदि आप यहाँ से 2 से 3 सवाल भी बना लेते हो तो ठीक है, आप 2 सवाल मन से बना लेते हो, 3 सवाल आप एक साथ एक ही ऑप्शन को कलर करते हैं। हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुक्का मारो, लेकिन तुक्का भी एक तरीके से साइंटिफिक टाइप का काम करता है। एक ही ऑर्डर में आप 4-5 सवाल को मारते हैं सेम ऑप्शन, तो एक दो सवाल तो होना ही है सही, ठीक है, वो तय है, प्रोबेबिलिटी है। मैथमेटिक्स से आप समझते हो ना कि बहुत कम संभावना होती, तो 1/4 होता है ना प्रोबेबिलिटी। तो मान लो कि 4 सवाल को आपने लगातार ए मारा, ठीक, तो 4 सवाल में से मिनिमम 1 सवाल आपका सही ही होगा, ठीक है, यह मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। किस्मत सही रहा तो ज़्यादा भी हो सकता है। आगे यदि बात करूं टॉपिक की, तो और आप कौन टॉपिक का अध्ययन कर सकते हो, एक टॉपिक आप लिखना DI। तो DI में क्या करना है यार, DI तो 5 लेक्चर मैंने दिलवाया था ना, तो आप वहाँ से DI को देख लेना, और उसके बावजूद कहीं से दिक्कत आ रहा है तो आप बताना मुझे। DI जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ना उसका मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप लोग बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप सभी को। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ICT के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ईजी टॉपिक है। मुझे बहुत मज़ा आया था जब मैं पढ़ रहा था, इसको लेकर के पढ़ रहा था, क्या अभी भी तो पढ़ता ही हूँ, ठीक है। तो ICT में 5 सवाल पूछे जाते हैं, और यह सवाल एक सवाल तो तय रहता है, वो रहता है फुल फॉर्म से,
ठीक है, जैसे बताओ CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है। इससे एक सवाल इंटरनेट से रिलेटेड रहता है। ठीक है, इंटरनेट में बहुत सारा चीज़ आता है, मेल आता है, मेल में आपको ईमेल है, जीमेल है, इन तमाम सारे चीज़ों से वायरस क्या होता है, इससे एक सवाल फिक्स रहता है। तीसरे नंबर पे कंप्यूटर से सवाल पूछा जाता है। और चौथा जो कि सबसे रेलेवेंट है, इससे ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग सवाल नहीं पूछें, वह है मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार का होता है ना, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और तीसरा होता है कैश मेमोरी। इसमें पूछा जाता है कि ये बताओ कि CPU जो है कौन सा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग जब जीबी कर रहा हूँ मैं, बाहर से जब किसी चीज़ को लैपटॉप में लगाते हैं सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे, जैसे आप लगाते हो ना डिस्क वगैरह बाहर से लगाते हो, वो सब सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो उससे एक सवाल ये लोग हमेशा पूछते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक, और एक सवाल ये लोग आजकल रेलेवेंट कर दिए हैं, वह कि ICT का जो है ना एजुकेशन में क्या उपयोग है। जैसे आप पढ़ लिख करके चूंकि जा रहे हो प्रोफेसर बनने, शिक्षक बनने, तो आपसे यह सवाल तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ना, ये तो पूछेंगे भी कि ICT का एजुकेशन में कैसे उपयोग किया जा सकता है, तो आपको बताना है। और इसी में ICT का सरकार चलाने में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारा, और एक आध दो अप्रोच जो सरकार के द्वारा लाए गए हैं आप उसे देख लेते हैं तो ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो मेमोरी वाला जरूर पढ़ लेना, फुल फॉर्म वाला पढ़ लेना, इंटरनेट पढ़ लेना, कंप्यूटर पढ़ लेना, काफ़ी है। आगे बात करते हैं, और पेज नहीं बदल रहा है ना, पेज बदल लेते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे, 9वें नंबर पे, है ना। हम लोग 8 टॉपिक के बारे में बात किए, 9वां नंबर जो बहुत परेशान करता है आप सभी को, है ना, मुझे भी परेशान करता था, यह पीपल एंड इन्वायरमेंट। पीपल एंड इन्वायरमेंट, सही है ना। पीपल एंड इन्वायरमेंट में साथियों एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, किससे? एक तो याद रखना, पॉल्यूशन से पूछा जाता है, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन जो होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। और एक सवाल पूछा जाता है, बनाओ आर्सेनिक को लेने से कौन सा बीमारी होता है, यह बीमारी किससे होता है, पानी में क्या मिला हुआ होता है, एक सवाल उससे रहता है। ठीक, तो पॉल्यूशन पढ़ लेना, उसी में वो वाला भी चीज़ डील हो जाएगा। दूसरे नंबर पे लिखना, इसमें से 2-3 कन्वेंशन हुए थे बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, उसको आप पढ़ लेना। पेरिस एग्रीमेंट जो कि आपके सिलेबस में भी शामिल है, इसको जरूर पढ़ना। पेरिस एग्रीमेंट को पढ़ लेना, क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ लेना, रियो सम्मेलन को पढ़ लेना जो ब्राज़ील में हुआ था, रियो डो जेनेरियो, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इस 3 को पढ़ लेना, इससे एक सवाल पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, रियो समिट बोलते हैं ना, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 4-5 प्रोटोकॉल हैं, 4-5 समिट हुए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। 2-3 सवाल आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन वाला हिस्सा कर लेना, ये वाला हिस्सा कर लेना। और तीसरे नंबर पे अभी वर्तमान सरकार में, यानी पिछले 1-2 साल में जो सरकार ने इन्वायरमेंट को लेकर या क्लाइमेट चेंज को लेकर के कोई एग्रीमेंट किया है किसी के साथ, और कितनी ऊर्जा खर्च होगी, इन तमाम सारी चीज़ों पे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर से। तो यदि आपसे नहीं भी बनता है तो परेशान मत होना, ऐसा नहीं कि पिछले 1 साल का अखबार उठाकर पढ़े जा रहे हैं, ये सब पागलपंती नहीं करना। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ो ताकि आपका काम हो सके बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चलो, और इन्वायरमेंट में ही आप ये भी पढ़ लेना बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। हॉट स्पॉट जानते हो, वो वाला नहीं जो फ़ोन में ऑन करते हो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे रहता है वहाँ पे हॉट स्पॉट होता है, जैसे साउथ इंडिया में है, पश्चिमी घाट पर्वत वगैरह पे। ठीक है, आप उसको एक बार देख लेना बस, और इसमें कुछ ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, इसमें से आप 3 सवाल भी कर लेते हैं ना, तो आप मान करके चलिए कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलो, वैसे तो आप लोग हैं ही बहुत अच्छे स्टूडेंट। और लास्ट यूनिट की बात करें जिसमें से हमें क्या पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से अभी तक 20-21 यूनिट तो हो ही गया होगा, है ना। लास्ट वाले यूनिट में आप पढ़ सकते हो, जैसे हायर एजुकेशन है तो एक सवाल आप यहाँ से यह पढ़ लेना, यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, यूनिवर्सिटी में कौन कौन, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, 4 प्रकार के यूनिवर्सिटी हैं। थोड़ा सा UGC के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना AICTE के बारे में। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेना, पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन था, कब स्थापना हुआ, कहाँ में हुआ, कौन सा ओपन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और गिने चुने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं भारत के जो बहुत नाम कमाए हैं, JNU, DU, BHU और बहुत सारे हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय, हालांकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है,
उन सभी के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेना, ठीक है। एक बार नैक का रैंकिंग देख लेना 2020 का और 2021 का। नैक का रैंकिंग देख लेना, NIRF का रैंकिंग देख लेना और नैक का फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ठीक। इससे भी सवाल पूछ देता है लोग। और NIRF का भी फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। और हाल ही में ARWA ने किया है तो उसमें से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आया है। उसके साथ साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर आया है। इसको आप थोड़ा सा देख लेना। या एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं ना, इसको आप देख लेना। हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं तो इससे आप पूछ लेना, देख लेना, पूछ लेना। किससे पूछोगे? देख लेना, है ना। और इसमें एक टॉपिक जोड़ दिया है ना कि एजुकेशन एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से चलता था, जैसे गुरुकुल का सिस्टम वगैरह था, उससे एक सवाल पूछा जाता है तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना। बहुत ट्रेडिशनल टाइप का पूछा जाता है, इसको जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जब जोड़ दिया गया है तो फिर पढ़ लिया जाए, है ना। उसके बाद यह पढ़ लेना, चूंकि भारत का जो वर्तमान सरकार है ना, वर्तमान भारत सरकार, वो स्किल बेस्ड एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी को देख लेना। यदि आपने देखो यहाँ से 1-2 सवाल बन जाएगा। मैंने पढ़ाया मॉडर्न इंडिया में शिक्षा का विकास, 7 यूनिट में मैंने उसको पढ़ाया है। बहुत फैक्चुअली पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें फैक्ट मैंने दिया है आपको। तो वहाँ से आपको हिस्ट्री वाले पेपर में मदद मिलेगा और साथ में यहाँ पर उससे 2 सवाल आपसे बन जाएंगे, जैसे कोठारी कमीशन वगैरह है, ठीक है। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी उससे सवाल पूछ दिया जाएगा। तो आप उन तमाम सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे विस्तार में पढ़ाया है, तो आप वहाँ से देख लेना। टेक्निकल एजुकेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन में क्या अंतर होता है, ट्रेडिशनल जो प्लेटफॉर्म था एजुकेशन का और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ है, टेक्निकल प्लेटफॉर्म हुआ, उस समय में क्या क्या अंतर है, ठीक है। इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, इजी पूछा जाएगा। और इसी में पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, ठीक है। पॉलिसी और गवर्नेंस, उससे सवाल पूछा जाता है, तो इसमें आप गवर्नर को पढ़ लेना, ठीक है। प्रेसिडेंट को पढ़ लेना, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लेना, 12 से 35 जो है फंडामेंटल राइट्स, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। जरूर देखना, एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। अल्पसंख्यक से रिलेटेड जो कुछ अधिकार हैं उसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे शिक्षा की बात की गई है, समानता की बात की गई है, उसको आप एक बार देख लेना। फंडामेंटल राइट्स तो जरूर ही देखना, ठीक है। ये तमाम सारे टॉपिक्स थे जिससे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। और यदि आप इतना कर लेते हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप पेपर 1 में 30+ स्कोर करेंगे, ठीक है। 30+ सवाल आपके गिरफ्त में रहेंगे, आप 30+ स्कोर कर सकते हैं। और 30+ स्कोर करना पेपर 1 बहुत बड़ी बात है। आपके कोई सीनियर दे रहे होंगे 2-4 बार से, तो आप उनसे पूछना, कितनी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो चलो साथियों, इन सारे टॉपिक को आप मतलब आप अपने मेहनत से पढ़ो और जो कुछ भी हमसे मदद हो सकता है मैं मदद करूंगा। और मैं इसको एक एक टॉपिक को बारीकी से कोशिश करूंगा आप सभी को पढ़ाने का। सो इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी चीज़ों को समझने में। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।